नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। इमरान खान साहब ने आखिरकार जो IMF को ख़त लिख दिया है और ये ख़त मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। इसी के हवाले से बहुत ज़्यादा हम डिटेल है जो आप लोगों के सामने रखेंगे कि इस ख़त के अंदर आखिर क्या है। क्या इमरान खान साहब ने वाकई मुल्क के साथ गद्दारी की है? IMF को उन्होंने क्या कुछ लिखा है ये आप लोगों के सामने रखेंगे। इसी के साथ साथ आपको मूडीज़ के ख़बर के हवाले से बताएंगे कि उन्होंने बहुत अलार्मिंग ख़बर पाकिस्तान के हवाले से दिए हैं कि अब पाकिस्तान के पास कितना वक्त बचा है, ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। बहुत ज़्यादा अहम डिटेल है, इसी के हवाले से वो आप लोगों के सामने रखेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार सदर आरिफ अलवी साहब ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाया है, इसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम डिटेल है जो आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहले चलते हैं और आपको मूडीज़ की ख़बर के हवाले से बताते हैं। मूडीज़ की ख़बर के मुताबिक IMF से कर्ज़ के लिए पाकिस्तान के पास वक्त जो है बहुत ज़्यादा महदूद है, ये मूडीज़ ने ख़बरदार कर दिया है। ये उन्होंने कब किया? 28 फरवरी 2024 की ये बात है, यानी कल की ये बात है। उन्होंने ये जो है ना पाकिस्तान को ख़बरदार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नई मुमकिन इत्तेहादी हुकूमत के पास IMF के नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए वक्त इंतहाई महदूद है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नई हुकूमत के पास इतनी भारी मैंडेट नहीं है कि माशी इस्लाहात के सख्त फैसले कर सके। इंतहाई चीज़ यही है कि उनके पास इतने मैंडेट नहीं है कि सख्त फैसले कर सके। अब ये सख्त फैसलों की अगर हम बात करें, ज़रा सा हम कंपैरिजन कर रहे हैं 16 महीनों की हुकूमत की और इससे पिछले इमरान खान साहब की 4 साल की हुकूमत की अगर हम कंपैरिजन कर लें तो इमरान खान साहब की हुकूमत में चीज़ें किस हिसाब से थी और ये 16 महीनों के बाद चीज़ें किस जगह हद तक पहुँची है। अगर हम बात कर लें उस वक्त, अगर हम पेट्रोल की बात करें तो 145 का, जब इमरान खान साहब हुकूमत छोड़ रहे थे उस वक्त 145 का, और अब जो है ना आपको 273 274 सिर्फ पेट्रोल जो है ना वो आपको मिल रहे हैं। अगर आप डीजल और बाकी चीज़ें देख लें तो वो भी इसी तरह कंपैरिजन में है। इसी तरह अगर हम आटे की बात कर ले, 20 किलो का जो तेल है वो आपको मिलता था उस वक्त 1100 का, अब अगर आप ख़रीद रहे तो आपको 2500-2600 में ख़रीदना पड़ रहा है। इसी तरह अगर हम घी की बात करें उस वक्त जो है ना 5 किलो का जो 5 किलो मिलते थे 1100-1200 में, अब वो आपको ख़रीद रहे 2500-2600 में। इस तरह अगर हम दालों की बात करें उस वक्त मिलते थे 180, 220, 230 तक, अब वो दालें अब 600 के आसपास आप ख़रीद रहे हैं। इसी तरह अगर हम बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं, जो आम ज़रूरियात की चीज़ें यानी घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें और गरीब लोग जो इस्तेमाल करते हैं उन सब चीज़ों की अगर बात करें, उनके रेट जो है ना 100 गुना से भी ऊपर जा चुके हैं। तो अब जो है ना ये लोग कहाँ से बर्दाश्त करेंगे, और इस हुकूमत आने के बाद जो है ना ये इससे भी सख्त फैसले करेंगे। इससे का मतलब यही है कि वो ये अब जो है ना गरीबों को ख़त्म करेंगे और पाकिस्तान जो है ना सिर्फ इन्हीं की हुक्मरानी के इस पाकिस्तान के ऊपर होगी और यही लोग जो है ना पाकिस्तान के अंदर रहेंगे और गरीब जो सारे जो पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएंगे। मज़ीद फिर उन्होंने कहा कि तफसील के मुताबिक मूडीज़ ने कहा कि पाकिस्तान के पास IMF को नए प्रोग्राम पर राज़ी करने का वक्त इंतहाई महदूद है। मुतनाज़ा इलेक्शन के बायस मुस्लिम लीग नून और फिर पीपल्स पार्टी की मुमकिन इत्तेहादी हुकूमत के लिए IMF के नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये मैंडेट जो है इनका अपना नहीं है। मैंडेट जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला था और ये चोरीशुदा मैंडेट है, तो ज़ाहिर बात है इन दोनों के लिए अब जो है ना हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंतखाबात के बाद सियासी ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। नई इत्तेहादी हुकूमत के पास इतना बड़ा मैंडेट नहीं है कि वो मुश्किल माशी इस्लाहात पर अमल दरामद कर सकें। अब जो है ना ये भी एक सोचने की बात है, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनको ये भी सोचना चाहिए था। उनको कम से कम सिर्फ एक दफ़ा मार्केट में जाना चाहिए, मार्केट में चीज़ें उसको खुद देखनी चाहिए कि आखिर मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। मुल्क के मार्केटों में आप चले जाए, आप जो है ना बाहर निकले, आप सिर्फ इसी या आप जो है ना उन कमरों में बेडरूम में बैठ के आप जो है ना वहाँ पे जब फैसले करते हैं आपको सिर्फ बाहर आना चाहिए कि बाकी आवाम का क्या सूरत हाल है और आवाम का क्या रद्द अमल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर IMF नए प्रोग्राम पर राज़ी न हुआ तो पाकिस्तान माशी मुश्किलात के बेनूर में फंस जाएंगे। रवा और आइंदी माली साल पाकिस्तान को बड़े गैर मुल्की कर्जे और सूद अदा करना है, लेकिन इसके ज़रिए मुबादला के ज़खायर नाकाबी है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 31 दिसंबर इसी साल 31 दिसंबर 2024 से पहले पाकिस्तान ने $27 बिलियन वापस करने हैं बाकी ममालिक के जितने पाकिस्तान के पास कर्जे पड़े हैं, और इसमें से $5 बिलियन ऐसे कि वो पाकिस्तान ने हर हाल में वापस करने।
اس کی ریکویسٹ نہیں ہو سکتی کہ 1-2 دن یا کچھ وقت جو ہے نا پاکستان اس میں ایکسٹینڈ کر لے. یہ 5 بلین پاکستان نے ہر حالات میں واپس کرنے اور پاکستان کے خزانے بالکل خالی پڑے. اگر کچھ تھوڑے بہت پیسے بھی ہیں تو وہ کچھ زرداری اب لے جائیں گے اور کچھ جو ہے شہباز شریف صاحب لے جائیں گے اور کچھ مریم نواز صاحبہ لے جائیں گی, تو پاکستان کے حالات جو ہے اس سے بھی برے ہو جائیں گے. موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ سے AA3 میں پر برقرار رکھی ہے. تاہم جون کے بعد بڑی غیر ملکی فنڈنگ کی اشد ضرورت ہوگی جو IMF کے نئے پروگرام کے بغیر ناممکن ہے. انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان اب دوبارہ پاکستان کو ایک نئے پروگرام میں جانا پڑے گا, اور اس نئے پروگرام میں پاکستان کم از کم 10 سے لے کر 15 بلین ڈالر کے لیے جائیں گے, کیونکہ 5 بلین ڈالر ہم نے واپس کرنے اور ایک مشت جو ہمیں یہ 5 بلین ڈالر نہیں ملیں گے, تو پاکستان جو ہے نا اس کو جو ہے نا اب اس سے زیادہ کے لیے جائیں گے, تب جو ہے نا حالات تھوڑے جو ہے نا سنبھل جائیں گے. خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کو بالآخر خط لکھ دیا. یعنی عمران خان صاحب نے بھی ابھی فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے بھی یہ خط لکھ دیا ہے. خط میں ملک کی معیشت, الیکشن دھاندلی اور کارکنوں کی گرفتاری کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. یہ خط ترجمان PTI رؤوف حسن نے لکھا ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ PTI پاکستان کے لیے IMF کی کسی سہولت میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی. حالیہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے. یعنی انٹرسٹنگ بات یہاں پہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے, پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کسی بھی پاکستان کے جو سہولت جو پاکستان IMF سے جو فنڈنگ لے رہے اسی کے راستے میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہتا, نہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کروں گا. تو یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی قسم کی غداری نہیں کی, اور نہ ان کا کچھ اس طرح کا انٹینشن ہے, نہ ان کا ارادہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ غداری کریں. پھر کہتے ہیں کہ نتائج تبدیل کیے گئے ہیں. IMF یورپی یونین مشن کے الیکشن پر رپورٹ کا جائزہ لے کر قرض کا فیصلہ کرے. انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کے اوپر وہ جو ہے نا خود جو ہے نا فیصلہ کرے. اس کے متن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ معاشی بہتری کے لیے اسی حکومت سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں جن پر عوام کو اعتماد ہو. یعنی اعتماد تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تھا, لیکن بدقسمتی سے ان کا جو مینڈیٹ تھا اس کو چوری کیا گیا ہے. رات کے 3 بجے کے بعد جو ہے نا اس میں چینجز کر کے جو ہے نا اس کو کسی اور طرف لے کر گیا ہے. IMF کسی ملک کے ساتھ مالی ایگریمنٹ سے قبل بہتر طرز حکمرانی کو مد نظر رکھتی ہے. IMF کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ شفافیت, قانون کی حکمرانی, انسدادی کرپشن اقدامات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. قانونی نمائندگی کے بغیر مسلط حکومت کے پاس حکمرانی اور معاشی اقدامات کا اخلاقی اختیار نہیں ہوتا. یہ بھی انہوں نے اسی میں لکھا ہے. پھر مزید انہوں نے لکھا کہ خط میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ حالیہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے, اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف اس بات کو نہیں کلیم کر رہی ہے, باقی پوری دنیا بھی اسی بات کو کلیم کر رہی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ باقی لوکل پارٹیز ہیں وہ بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس جو 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوا ہے اس میں بہت زیادہ دھاندلی ہوئی ہے. مزید انہوں نے لکھا ہے کہ نتائج تبدیل کیے گئے. دھاندلی اتنی ڈٹائی سے ہوئی ہے کہ IMF کے رکن ممالک نے تحقیقات کا مطالبہ کیا. ان ممالک میں امریکہ, برطانیہ اور یورپی یونین شامل ہیں. مزید کہا کہ IMF یورپی یونین مشن کے الیکشن پر رپورٹ کا جائزہ لے کر قرض کا فیصلہ کرے. امید ہے IMF اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والوں کے عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گی. ذہن میں رہے کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے عام انتخابات 2024 میں ہونے والی دھاندلی کے خلاف IMF کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا تھا. راولپنڈی اڈیالہ جیل کے باہر بیرسٹر گوہر علی خان اور سینیٹر علی ظفر نے عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا کو بتایا کہ عمران خان نے IMF کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ خط کی اگر بات کریں اسی کے اوپر بھی گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کو صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے بتا دیں کہ صدر عارف علوی نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری بروز جمعرات صبح 10 بجے طلب کر لیا ہے. نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس جمعرات یعنی آج کی صبح 10 بجے طلب کر لیا گیا ہے. تحریک انصاف کے اراکین آج قومی اسمبلی میں تقریب حل برداری میں شریک ہوں گے. رہنما تحریک انصاف عمر ایوب صاحب نے یہ کہا ہے. الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان کے انتخابات کا شیڈول جاری کیا اور کہا کہ تمام امیدواران کاغذاتی نامزدگی 2 مارچ تک جمع کروا سکتے ہیں. یعنی یہ صدر عارف علوی صاحب نے آخر کار جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا, اور وہاں پہ جو ہے نا جتنے بھی لوگ اب انہوں نے جو ہے نا الیکشن جیتا ہے وہ وہاں پہ جو ہے نا آئیں گے پاکستان کی قومی اسمبلی میں. وہاں پہ وہ جو ہے نا اس بات کے وہ اب جو ہے نا وہ کنفرم کریں گے کہ وہ پاکستان کے لیے کام کریں گے. لیکن سوالیہ نشان یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ آئیں گے واقعی انہوں نے مینڈیٹ ان کو اوریجنل مینڈیٹ ملا ہے یا وہ چوری شدہ مینڈیٹ کے اوپر ہے, یا وہ مینڈیٹ جو ہے 9 مئی کو ان کو ملا ہے.
इलेक्शन पाकिस्तान को 8 फरवरी को हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन ये जो मैंडेट जिनको मिला है वो 9 फरवरी का मैंडेट है। ये भी बड़े सवालात हैं जो उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो मूडीज़ ने पाकिस्तान को ख़बरदार कर दिया है कि पाकिस्तान के पास अब बहुत ज़्यादा कम है और पाकिस्तान को दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। सवालात इसलिए उठ रहे हैं कि पाकिस्तान के अगर हम वक्त की बात करें तो तकरीबन 75-74 साल बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी नई कंपनी को भी अगर आप खड़ा करना चाहेंगे तो 75-74 साल में जो है ना वो काफ़ी आगे निकल जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है मुसलसल ग्रो की बजाय पाकिस्तान नीचे गिरता है। आखिर इसकी वजूहात क्या है, इसके बारे में सोचना चाहिए कि पाकिस्तान मुसलसल नीचे क्यों गिरता जा रहा है। और हमेशा जब नून लीग की हुकूमत आती थी और बिलखुसूसन जब चौधरी निसार उस हुकूमत का हिस्सा होते थे तो वो मुसलसल यही कहते थे कि अब पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम सबको गुजारा करना चाहिए, अवाम को गुजारा करना चाहिए। यानी मुसलसल वो मुश्किल हालात की बात कर रहे थे। लेकिन उस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान रियली हकीकत में बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुज़र रहा है और बिलखुसूसन जो नीचे तबका है, जो गरीब तबका है, उसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और इसके रिज़ल्ट में आप देख रहे हैं कि आप रोडों के ऊपर देख रहे हैं लोग जो है दिन दिहाड़े जो है ना वो लोग चोरी कर रहे हैं, लोगों से मोबाइल छीने जा रहे हैं, लोगों की इज़्ज़तें छीनी जा रही है। वजह क्या है कि लोग अब जो है तंग हो चुके हैं। पहले जब जिनका बिल आता था 200-250 वो अब 50-60 हज़ार आ रहा है, तो वो कहाँ से इसको पूरा करें। रात को बच्चे कहते हैं कि हमें खाना चाहिए, तो वो खाना वो कहाँ से उनको दे, क्योंकि पहले वो आटे की बोरी जो है ना वो 1100-1200 की ख़रीदते थे, अब वो 2500-2600 की है। और दिहाड़ी पहले जो है ना वो मिलती थी, अब जो है ना काम भी मार्केट के अंदर नहीं है। यानी बहुत ज़्यादा मुश्किलात है पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह करे कि जो है ना पाकिस्तान के लिए कुछ आसानी हो। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।